अभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम, मगर आज तक केवल मनोरंजन के नजरिए से ही इसे देखा गया है। संगीत के कई आयाम हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त माने गए हैं। गीत वो है Right. You're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and you're watching me on Lemon News. That's right, you're watching me on Lemon News, and you can of course respond to this program on Inside Story at lemonnews.com. That is Inside Story at lemonnews.com. चुनाव खत्म हो चुका है, यानी वोटिंग खत्म हो चुकी है, रिजल्ट तो खैर नहीं आए हैं। और वोटिंग को अगर देखा जाए महाराष्ट्र में और हरियाणा में, पहले महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो है, परसेंटेज टर्नआउट जो है वो बहुत अच्छा है। और जब भी ज्यादा वोटर बाहर आते हैं, ये देखा गया है कि सत्ता परिवर्तन होता ही है। और जैसा कि अब तक अनुमान लगाया जा रहा था, महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन होने के पूरे आसार हैं। लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि पूर्ण बहुमत से अपने आप ही अपने में अकेली पार्टी उभर करके आए विधानसभा में, ऐसा लग रहा है। That's what we think. We'll of course talk about that in just a minute. उसके पहले देख लें अब तक की खास खबरें। अब तक की खास खबरें on Inside Story on Lemon News. But do send in your emails. I'm waiting for your emails. I'm waiting to read them out. Let's take a look at the headlines. सियासी सुरमाओं की किस्मत हुई ईवीएम में कैद। महाराष्ट्र और हरियाणा में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। 19 अक्टूबर को होंगे चुनाव परिणाम घोषित। लिंगायत धर्मगुरु का शर्मनाक बयान, कहा लड़कियों के चुस्त कपड़े रेप के लिए उकसाते हैं। बोले लीगल हो वैश्यावृत्ति। आसाराम बापू को नहीं मिली बेल, जांच के लिए लाया जाएगा आसाराम को दिल्ली। अमेरिका ने कसी आईएसआईएस के खिलाफ कमर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बोले लंबा चलेगा आईएसआईएस के खिलाफ अभियान। और बांग्लादेश से दिलाया भारत को भरोसा, कहा भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं होने देगा अपनी जमीन इस्तेमाल। Right, and let's talk about the Maharashtra elections first. At the moment with us, we have our old friend, Advocate Pradeep Nambiar, and of course, senior journalist and editor of Lemon News. इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब सलमान खान नहीं, सैयद सलमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले पूछते हैं सैयद सलमान जी से ही। सलमान जी, जिस प्रकार वोटर टर्नआउट लग ऐसा रहा है कि 60% के ऊपर जाएगा। फाइनल फिगर्स आर नॉट इन इज येट। आई थिंक दे विल बी इन बाय द टाइम वी फिनिश दिस प्रोग्राम। 60% के ऊपर जाएगा वोटर टर्नआउट। लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। लग ऐसा रहा है कि जहां तक शिवसेना का प्रश्न है या कांग्रेस और एनसीपी का प्रश्न है, उनका जो वर्चस्व था, जो उनका महत्व था, शायद खत्म होने वाला है। लग ऐसा रहा है मुझको। सलमान जी बताएं। वोटिंग परसेंट, जैसा आपने कहा कि वोटिंग परसेंट जब भी बढ़ता है तो ये सत्ता पक्ष के लिए घातक होता है। और वोटिंग परसेंट का बढ़ना ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त वोटिंग परसेंट के आधार पर फिलहाल कहा जा सकता है कि ले ली है। और शिवसेना का जो गुस्सा था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो दर्शाया जा रहा था उद्धव जी के भाषणों से, उनके शिवसेना के बड़े नेताओं के भाषणों से, ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और वो कुछ बदले लेने की भावना से उतरी थी। जी, वो गुस्सा शिवसैनिकों में उतर नहीं पाया, शिवसेना को जोश नहीं दे पाया और शिवसेना के लोग
जिस तरह से अपने मतदाताओं को मतदान बूथ तक लाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं फेल हुए। और ये मशीनरी ये भारतीय जनता कहीं पार्टी ऐसा ने तो नहीं है सलमान जी, आप जो बोल रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद सलमान एंड ऑफ कोर्स प्रदीप नाम्बियार इज आल्सो विद अस, यू विल सी प्रदीप नाम्बियार वेरी वेरी शॉर्टली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना के सारे वोट पड़े हैं, लेकिन शिवसेना का जो काडर था, जिस प्रकार एक्सपैंड हो रहा था, साल दर साल नए नए लोग शिवसैनिक बनते थे, वो बनने जरा बंद हो गए। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां तक शिवसेना बतौर पार्टी की तरह उनके वोट तो उनको पूरे पड़े हैं, लेकिन वो संख्या अभी इतनी कम हो चुकी है बाला साहब के जाने के बाद, इतने बड़े बड़े नेताओं के जाने के बाद, मनोहर जोशी की रिटायरमेंट के बाद, नारायण राणे के शिवसेना छोड़ने के बाद, छगन भुजबल के शिवसेना छोड़ने के बाद, राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शुरू करने के बाद, कि शिवसेना अब वास्तविकता में इतनी कम रह गई है, इतनी कम रह गई है, जो अब उनकी सीट आएंगी असलियत शायद वो है शिवसेना की। सलमान जी। सर, शिवसेना नए लोगों को जोड़ने का जो काम होना चाहिए था, वो शिवसेना की तरफ नहीं जुड़े जी। आदित्य ठाकरे ने कोशिश जरूर की, लेकिन एक बड़ा तबका जो भारतीय विद्यार्थी सेना के साथ जुड़ा हुआ था, वो राज के साथ चला गया, और राज में जो अपील थी बाला साहब वाली, वो उनके साथ गया। अब सब कुछ दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है just a correction, just a small correction. You're seeing over there in those graphics that the voter turnout is about 50%. Actually, it is about 60%. Once again, let me tell you, these figures are slightly old. जो वोटर टर्नआउट है वो 50% नहीं है, बल्कि 60% है। प्रदीप, so which means we are looking at a BJP government. I mean, are we all in trouble here? कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 150 सीट लेकर के आती है, लग जैसा रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के बाद हम एग्जिट पोल्स के भी रिजल्ट आपको सुनाएंगे, लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब वो कौन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आखिर में नितिन गडकरी आकर के सत्ता संभालेंगे, लग ऐसा रहा है। अब वो जो भी हो, जनतंत्र राज्य के लिए, डेमोक्रेसी के लिए मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है, वेरी फ्रैंकली। सर, आप जिस प्रकार से देखोगे तो वोटर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे, 2009 में जो कांग्रेस के थे और 2014 जो जनरल इलेक्शंस में 8% के करीब, 8 to 9%, and BJP 31%. At the same time, BJP in 2009 assembly elections was around 14%. Right. Though 14% से 31%. Why we are talking about 31%? Because Modi खुद इस कैंपेन के इंचार्ज थे. Modi was leading from the front. It was only Modi, 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 not the state leadership. जनरल इलेक्शंस में भी वही देखा कि जहां मोदी था तो लोग अट्रैक्ट थे। आज आपको किस्सा सुनाओ, और जो दूसरे बात शिवसेना की बात कर रहे थे, लास्ट 2 डेज में बहुत सारे ऐसे चल रहे थे कि मनसे और शिवसेना जो मराठी वोट है वो जीतने वाले कैंडिडेट को ज्यादा जाने वाले थे, बिकॉज एक रिएक्शन हम फील्ड से देख रहे थे, द मराठी वोट्स वांटेड टू गो टू द कैंडिडेट हु स्ट्रांग एंड हु कैन विन। वो बट नहीं रहा था शिवसेना और मनसे में, जैसे हमने लोकसभा के इलेक्शंस में भी देखा था। द सेम थिंग वाज हियर इन द लास्ट 2 डेज। जो इंपैक्ट जो हमने ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड से एहसास किया कि बहुत सारे नॉन मराठी वोट्स भी सेना के साथ जुड़ रहे थे, बट लास्ट 2 दिन के जो कैंपेन है उससे थोड़ा डिसोल्यूशनड है, वो थोड़ा सेटबैक हो गया है, और जो और वोट जुड़ने वाले थे शिवसेना के, प्रॉब्ली दैट माइट गो बैक टू द बीजेपी बिकॉज ऑफ द इमोशनल कंटेंट जो दामोदर मोदी के या फादर के हिसाब से बात किए या चाय वाला के हिसाब से उन्होंने जो स्लैंग किया था। But does that really matter? But does It that really really matters matter? because जो द एक्स्ट्रा वोट जो शिवसेना के साथ जुड़ रहे थे, फील्ड से ऐसे लग रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे कि वी शुड गिव द वोट फॉर द शिवसेना। इनफैक्ट इन माय एरिया आल्सो, जहां से हमने अलग अलग क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो या साउथ इंडियंस हो, बहुत सारे लोग वहां शिवसेना से जुड़ रहे थे। That was the feeling that I was getting. But the last 2 onslaught probably इस चीज को एक setback के तरह समझा, that vote probably is going back to the BJP because the emotional content attached which to Modi. means that the BJP at the moment is the clear winner over Comfortably. here. Very It's comfortably. very clear because the BJP will not need anybody. सलमान जी आप बताएं, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, हो सकता है कि कांग्रेस की अभी भी 50 से 60 सीटें आ जाएं, हो सकता है, मतलब वी डोंट नो। यहां पर सबसे बड़ा लूजर जो है, मुझे ऐसा लगता है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। ये ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई बातचीत ही नहीं हो रही। कि जहां तक एनसीपी का सवाल है, द एनसीपी इज नोवेयर इवन इन इट्स ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड, जो पारंपरिक स्ट्रांग होल्ड हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, वहां पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत पीछे है। जनाब बताएं। सर, उनका प्रचार शरद पवार के इर्द गिर्द रह गया। शरद पवार के नाम पर जितना मिल सकता है उतना मिले,
उनका जो सबसे फेमस चेहरा महाराष्ट्र का था वो अजीत दादा पवार का था। अजीत दादा को लेकर जिस तरह की इमेज बन गई वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, नए लोग अजीत पवार के साथ नहीं आए, नए वोटर जितनी संख्या बढ़ती गई वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा जुड़े, वो भी नमो इफेक्ट। कांग्रेस के साथ में प्रॉब्लम ये रही कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी हरा रही थी, शिवसेना हरा रही थी, राष्ट्रवादी पार्टी हरा रही थी, मनसे हरा रही थी, और साथ ही साथ कांग्रेस के भीतरघात जो चल रही है वो भी कांग्रेसियों को हरा रही है। और ये कांग्रेस के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि कांग्रेस अपने भीतरघात से भी जूझ रही है। तो उनकी और एनसीपी की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और जहां तक मुंबई का सवाल है, इस वक्त हमारे साथ है प्रदीप नाम्बियार जी और इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद सलमान, दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। जहां तक मुंबई का प्रश्न है, मुंबई में हमेशा शिवसेना आगे रही है भारतीय जनता पार्टी से, हमेशा। यहां तक कि कांग्रेस के भी जो वोट पड़े हैं वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़े हैं। पिछली इलेक्शन को अगर आप देखें तो द बीजेपी गॉट जस्ट अबाउट 11% ऑफ द वोट। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लग ऐसा रहा है कि 23 से 36% वोट मिल सकते हैं मुंबई शहर में। कहने का मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 36 सीट्स प्रदीप, 36 सीटों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की 20 से 25 सीट भी आ सकती हैं। There is a possibility they might get even 20 to 25 seats in just Mumbai itself. So which means they may cross the figure of 155. पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें, अगर 25 सीट यहाँ पर आती हैं या 30 सीट यहाँ पर आती हैं 36 में से, हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 155 सीट भी आ सकती हैं। प्रदीप बताएं। सर, इफ यू लुक एट द कॉम्बिनेशन, जो वोट शेयर अब 2009 में देखो, कांग्रेस इज अराउंड 21%। 21% के हिसाब से 21% के हिसाब से दे हैव स्कोर्ड ऑन 82 सीट्स लास्ट टाइम। राइट नाउ द जनरल इलेक्शंस में अराउंड 8 to 9%. Yeah, but that vote share is a bit of a misnomer. I tell you what, let's not go into that, because please remember, Pradeep, and this is for our viewers as well, the Congress and the NCP were in an alliance. So naturally, a lesser number of candidates participated in the elections, and therefore the vote share would be slightly less. But go ahead. The UPA, जो भी है, but आज के, I mean, nothing has really changed from what general elections से अब तक. Nothing has gone positively for the Congress. It has only worsened the situation. You had a Congress campaign that was lackluster. A Congress campaign जो absolutely dead था. A Congress campaign that didn't feature Sonia Gandhi like Narendra Modi or Rahul Gandhi like Narendra Modi. They were not leading from the front. उन्होंने कांग्रेस ने पृथ्वीराज चौहान को फ्रंट में रखा. पृथ्वीराज चौहान is not an idolized Congress person where every Congress man or every Congress person अपने दिल से जिसको चाहता है. और ये वही पृथ्वीराज चौहान हैं जिनके खिलाफ नारायण राणे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। Exactly. और ये कहा था कि मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। Exactly. I mean, और जब हम 21 से 10%, even 10% पकड़ते हैं, look at the fall. Yes. And look at the fall and add it to a lackluster campaign, a dud campaign in which the stalwarts of the Congress has not participated. So which Sonia means Gandhi, Rahul Gandhi has not led from the front. Now which means there is a possibility कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अभी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के लिए जो अभी स्पेकुलेशन हो रही है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, या कैलकुलेशन जो हो रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को 50 के करीब सीटें आ जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, तो हो सकता है कि कांग्रेस को 25 सीटें भी ना आए। Exactly. सलमान बताएं। जी, अगर ऐसी स्थिति बनती है, पृथ्वीराज चौहान को देखकर, पृथ्वीराज चौहान वो चेहरा नहीं है कि मास के नेता थे जी। तो कभी विलासराव देशमुख हुआ करते थे, शंकरराव चौहान हुआ करते थे। लेकिन सलमान, जहां तक के विलासराव देशमुख का सवाल है या शंकरराव चौहान जी का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ विलासराव देशमुख की शक्ल पर कांग्रेस कभी नहीं जीती है। तो पृथ्वीराज चौहान को क्यों देगी सर? बिल्कुल, हमेशा वहां पे सोनिया गांधी रही हैं, राहुल गांधी रहे हैं, और उसके पहले राजीव गांधी रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके सपोर्ट को, उनके चेहरे को दिखाकर यहाँ का स्थानीय क्षेत्र तैयार किया जाता था जी, और उन पर भी अंकुश लगता था। लेकिन आप ये बताएं, क्योंकि आप खुद कांग्रेस से रह चुके हैं, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि सलमान जी का संबंध कांग्रेस से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, और प्रदीप नाम्बियार जी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रहे हैं दोनों के दोनों, और दोनों पार्टीज की वर्किंग्स को अंदर से इन्होंने देखा है। आप ये बताएं, ये सलमान जी आपके लिए सवाल है जी सर, कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, या फिर राहुल गांधी हों या फिर जनाब सोनिया गांधी हों, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इन्होंने आगे नहीं रखा? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर के 26 मीटिंग या 23 मीटिंग दे सकते हैं महाराष्ट्र में, तो आज की तारीख में सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्यों नहीं ले सकते? अरे भाई चलिए ठीक है, आप लोकसभा चुनाव हार गए,
बहुत बुरी तरह आप हारे, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के प्रति आपको यह दिखाना तो चाहिए था कि भाई मेरी कमिटमेंट आपके साथ है, मैं हारूं या जीतूं, यहां पर मैं 45 मीटिंग्स लूंगा या लूंगी। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं सोचा, ये बताएं। सर, हाईकमान ने शायद सोचा भी हो। यहाँ के स्थानीय नेताओं का अहंकार और उनका घमंड इस कदर बढ़ा हुआ था, सत्ता इनके दिमाग में इस कदर भरी हुई थी, इन्हें लग रहा था कि इनके किए गए काम, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की फूट और ये जो जिस तरह का इनका अपने चुनाव क्षेत्रों में काम है, अगर हम सोनिया और राहुल को ले आते हैं तो कहीं वो खामियाजा ना भुगतना पड़े जैसा लोकसभा में हुआ, उन्हें फ्रंट पर रखने का। तो ये एक बड़ा सेफ गेम खेलने की उन्होंने कोशिश की और इसमें सबसे सर्वे सर्वा आगे आगे पृथ्वीराज चौहान रहे। पृथ्वीराज चौहान के सर सारा ठीकरा देखिएगा सर, इलेक्शन के बाद फूटने वाला है। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, जिस कदर पृथ्वीराज चौहान पर पिल पड़ने वाले हैं, ये एक देखने वाला विषय होगा। पृथ्वीराज चौहान ने अपने बल पर एक कमान संभाल रखी कि मैं जीत दिलाऊंगा। उन्हें लगने लगा था कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की फजीहत हुई, उनकी सभाओं को उतना प्रतिशत नहीं मिला, वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, मोदी की लहर चली और ये कामयाब नहीं हो पाए। वो कामयाबी फिर विधानसभा के चुनाव में नहीं मिलेगी। ये अपने दम पर लड़ने का, स्थानीय लोगों से जो हमारा संपर्क है तथाकथित, इसके बल पर ये चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है प्रदीप, आप इसके ऊपर रिएक्ट करें, मैं चाहूंगा। चलिए कांग्रेस की बात है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस पर रिएक्ट करें। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ये मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के चेहरे पर महाराष्ट्र का वोटर कांग्रेस को वोट देगा। मतलब मेरी ये समझ के बाहर है। मैंने आज तक कभी कांग्रेस को ऐसी मिसकैलकुलेशन करते हुए नहीं देखा है मुझे। हो सकता है कि कांग्रेस का चेहरा ही नहीं बदला है, मुझे लगता है कांग्रेस का चरित्र भी बदल गया है बिल्कुल। आप देखें, एक पार्टी है हिंदुस्तान में या थी जिसको यह मालूम था कि किस प्रकार कैलकुलेशन करनी है, कहां पर किसको कहां पर लगाना है, किसको सीट देनी है, कहां पर कौन सी चीज काम करेगी। मतलब कांग्रेस की जो एक जादू की छड़ी हुआ करती थी, यह कहा जाता था कि चुनाव के पहले हर जगह पे वो जादू की छड़ी चलाते थे। पहले पंडित नेहरू चलाते थे, फिर उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद राजीव गांधी। कहां गई वो छड़ी, कहां गया वो जादू, और कहां गया वो कैलकुलेशन, और कहां गया वो 150 साल पुराना कांग्रेस का दिमाग। अब चलिए 150 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन पूरे होने को जा रहे हैं। 1885 से लेकर के आज तक जो पार्टी है 129 ईयर्स ओल्ड, ये 129 साल का विजडम है, या फिर हम समझें कि जिसको पंजाबी में कहते हैं बंदा 17 गया है, यानी इज दैट हैज द कांग्रेस बिकम जीरियाट्रिक, हैव दे बिकम ओल्ड, आर दे सो टायर्ड एंड ओल्ड दे शुड नाउ बी रिटायर्ड। प्रदीप सर, if you look, nothing has changed from 2014 general elections से अभी 2014 में मैंडेट, एज यू सेड, मोदी रहा, एंड द मैंडेट वाज डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल, जो पूरे डामाडोल थे सर। जो ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट के पास आने वाला था, जो 50% 4.7 पर आके रुक गया था। पीपल लॉस्ट जॉब्स, इन्फ्लेशन, the current account deficits, all these things got together, and that was why the government was voted out and Modi एक majority में आया। But if you see the same thing, 2014 general elections, nothing has changed for Maharashtra. Maharashtra एक financial capital है, महाराष्ट्र एक financial capital है, उसके economy total doldrums में है, ये दिखता है। It is not the books alone. हम सिर्फ statistics या figures के बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं actually what is happening in the field in Mumbai and Maharashtra. रियल एस्टेट पूरा ढाबाडोल में है, बिल्डर्स ने पूरे काम बंद कर चुका है। एसआरए के माध्यम से जो लोग घर छोड़ के, झोपड़ा छोड़ के भाग गए हैं, अभी तक वो पुनर्निर्मित नहीं हुआ। दे आर नॉट गॉन बैक, दे हैव नॉट गॉट देयर होम्स। रीडेवलपमेंट, जो लोग रीडेवलपमेंट प्रोसेस टोटली बंद हो गया, ठप हो चुका है। जो लोग बाहर गए, अभी तक वो घर 4 साल हुए घर में वापस नहीं गए। और व्यापारी वर्ग भी जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। टॉक टू द होटल इंडस्ट्री, जो होटल सर्विस इंडस्ट्री है, उन बड़े बड़े जायंट से बात की जो मुंबई बेस्ड है, वो बोले कि इतने लाइसेंस राज हैं, हम लोग थक गए। बोले हम चाहते हैं कि हैंडीकैप लोग, आई वाज टॉकिंग जस्ट कोट यू मिस्टर वित्तल कामत, उन्होंने बोले कि मैं चाहता हूं अपने ऑर्किड में एक जो हैंडीकैप लोगों के, उनके लिए म्यूजिक के माध्यम से मैं खुद पैसा खर्चा करके अपने हर चीज के लिए, आई वांट टू डू अ सोशल सर्विस, मगर उसके लिए भी 18 डिपार्टमेंट से मेरे को क्लियरेंस चाहिए। और सोशल सर्विस का काम करने के लिए 18 डिपार्टमेंट से मेरे को क्लियरेंस चाहिए। होटल का एवरी ईयर रिन्यूअल के लिए प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप से फंसा हुआ है। दैट वाज अ सर्विस सेक्टर, एयरलाइंस इज गॉन। इफ यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, द फाइनेंशियल सेक्टर, द कैपिटल मार्केट, मुंबई,
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई जो कैपिटल मार्केट है, totally drops. And then on top of it, real estate. and then on top of it, you got SEBI, you got CBI, हर you got व्यक्ति, Enforcement Directorate, all, you got DRI, जो, you got CBI, exactly, and you've got income फाइनेंशियल tax. कैपिटल के फाइनेंशियल लीडर्स के हर व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई का केस है। पुलिस जब चाहे किसी को उठा के जेल में डालता है। द बिगेस्ट थिंग वाज नॉट ऑन टॉकिंग अबाउट जनरल इलेक्शन बिफोर इंडिया, द मानसिकता किस प्रकार से, बिकॉज Right. जो रूलर्स है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। Now, for example, take a look at it. एजेंसीज को। No, you talked about real estate. सलमान जी, मैं चाहूंगा आप इस पर भी आप ही रिएक्ट कर रहे जी। हैं। जहां तक रियल एस्टेट का प्रश्न है, अगर आपको याद होगा 8 साल पहले, 10 साल पहले, 2008 की बात अगर करें, 2007 की बात करें, 2006 की बात करें, इतने बड़े बड़े इश्तिहार आते थे हर बड़े बड़े अखबार में, वेदर इट्स इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर जगह पर नया प्रोजेक्ट यहां शुरू हुआ, नया प्रोजेक्ट वहां शुरू हुआ, इस रियल एस्टेट फर्म का आईपीओ आया, उसका आईपीओ आया, उसका ये आया, उसका वो आया, कहीं से कोई 10,000 करोड़ कलेक्ट कर रहा है, कहीं से 20,000 करोड़ आ रहे हैं। द होल इकोनॉमी वाज लुकिंग सो गुड, एवरीबॉडी वाज सो एंथ्यूज्ड। आज की तारीख में वही नाम, बड़े से बड़े नाम, जो लेटेस्ट है इसमें वो डीएलएफ है, सेबी का उस पर बैन लग गया, सेबी की पाबंदी लग गई, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई, आपको तलब किया गया है कि सीबीआई के ऑफिस में आइए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में आइए, यहां आइए, वहां आइए। और जहां तक कि कांग्रेस सरकार का प्रश्न था, कांग्रेस सरकार तो ऐसे हो गई थी जैसे कोई खरगोश एक बड़ी जीप की हेडलाइट्स के अंदर खड़ा हो जाता है, इधर से उधर भाग नहीं पाता है और आखिर में बेचारा एक्सीडेंट में मर जाता है। वही कांग्रेस का हाल हुआ है। इट हैज बीन कॉट इन द हेडलाइट्स ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रक एंड दैट ट्रक इज द बीजेपी। सलमान बताएं। सर, आपने 2007-2008 वगैरह की बात की, उस दौर के आप जहन में आपके भी आ रहे होंगे, हमारे भी आ रहे हैं। उन वक्तों के हमारे डेवलपर जितने फ्रेंड्स थे, आप नज़र दौड़ाइए जी। MCHI वगैरह की ऐड में उनके बड़े बड़े होर्डिंग हुआ करते थे, वो अपने ऐड दिया करते थे। MCHI को हम लोगों ने कितनी बार दूसरे चैनल पर रहते हुए कवर किया। उस वक्त मार्केट कितनी बूम पर था। आज वो और सबको सारे काम मिला हुआ था, सलमान जी और प्रदीप जी, सबको काम मिला हुआ था। यहां पर मुंबई शहर में बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, केरल से, दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के हर स्टेट से, राजस्थान से, पंजाब से, हर जगह से यहाँ पे कोई 5.5-6 लाख वर्कर आया करता था काम करने के लिए। सर, जिनकी खुसूसियात थी, राजस्थान के लोग कड़िया का बेहतर काम करते हैं, राजस्थान के लोगों को मिलता था, यूपी के लोगों को मजदूरी मिलती थी, हर तरह के लोग जो जिनकी खासियत थी वो अपनी खासियत से काम करते थे। वो बड़े नाम, वो बड़े डेवलपर, वो बड़े बिल्डर्स आज देखिए सब हाशिए पर हैं। माल उनका बिकने को तैयार नहीं है, पैसे लग चुके हैं, ब्लॉक है। तो सर कुछ अगर वो दिखता नहीं है तो इनकी दुर्गत तो ये होनी ही थी। और जिस तरीके का पैसे लगाने वाले लोग, सरकार के साथ खड़े रहने वाले लोग अगर अपने आप को रिजर्व कर ले, हाशिए पर चले जाएं, बंद हो जाएं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, फोन बंद कर दें, ऐसे कितने नाम है सर आपके खुद फोन लिस्ट में वो नाम। लेकिन आप मुझे बताइए, तो पहले सलमान जी आप इसका जवाब दें, उसके बाद प्रदीप जी आप जवाब दें। जी। पिछले 4 बरस में पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, और हम जान करके महाराष्ट्र की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि याद रखें, अगर हिंदुस्तान को एक ट्रेन समझे हिंदुस्तान को, तो उसका इंजन जो है वो महाराष्ट्र है, यानी मुंबई शहर है। आज की तारीख में इंजन जो है, इंजन ट्रबल है, उसमें तकलीफ है बहुत बड़ी, और उसका जो इंजन ड्राइवर है वो चलाने को तैयार नहीं है। पिछले 4 वर्ष में पृथ्वीराज चौहान ने कितने प्रोजेक्ट्स ओके किए, क्या क्या उन्होंने किया। प्रोजेक्ट्स ओके करने के बजाय उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे बैन लगाया, प्रोजेक्ट सस्पेंड किए, सिर्फ और सिर्फ यही काम किया कि इस फाइल के ऊपर कोई निर्णय ना लिया जाए। मतलब पिछले 2 साल में कहीं पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ, एक्सेप्ट एक क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर के आखिर में उन्होंने एक फाइल के ऊपर साइन कर दिया, जहां पे क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर के अब 80-80, 100-100 वाला की आप बिल्डिंग बना पाएंगे, और वो भी अभी पूरी तरह उसको परमिशन नहीं दी है। अगर यही चीज वो 2 साल पहले करते तो शायद आज कांग्रेस की हालत अलग होती। सलमान जी बताएं। सर, यही बातें थी, फाइलों को रोक देना, ये इस नियत से आए थे। पहली बात, पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा देख लें, ये गुडबुक के थे, पीएम और सोनिया जी के दोनों के बीच की कड़ी ये हुआ करते थे। और यहाँ पर आदर्श घोटाले के बाद जब अशोक चौहान को हटाया गया तो एक चेहरा लाकर बिठाया गया कि जो केंद्र का आदमी हो और यहाँ के मामलात को हैंडल कर सके। ये व्यक्ति यहाँ पर आता है, यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करने के नाम पर अपने आप को मिस्टर क्लीन बनाने की कोशिश करता है। सारी फाइलें रुकती हैं। कांग्रेसी इसे हाईकमान का आदमी इस व्यक्ति को समझता है, इनके यहाँ बिछ जाता है। ये अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं अब महाराष्ट्र का सर्वेसर्वा हो गया हूँ, कांग्रेस की आंख नाक कान मैं हूँ। और इनका ये फिर
उन्हें लगता है कि कहीं आदर्श ना हो जाए, कहीं उस तरह का घोटाला ना हो जाए, तो ये पेपरों को रोकने का काम इन्होंने शुरू किया। सारे पेपर जब इनके रुकने लगे, फाइलें रुकने लगी, तो इन्हें बड़ा मजा आया होगा कि मैं लोगों को बड़ा न्याय दे रहा हूं। ये चीज इनके खिलाफ गई, विकास न्याय की दे रहा गति हूं, रुक मतलब गई। इससे मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा अन्याय आज तक कभी मुंबई शहर के साथ और महाराष्ट्र सारे राज्य के विकास के साथ काम आज रुक गए। तक कभी नहीं हुआ। प्रदीप आप बताएं, मतलब के पृथ्वीराज चौहान सीएजी से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से इतना डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए, सीबीआई से इतना डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए, that he forgot he was the chief minister of the state. He thought he was just there to see to it that nothing should get passed. After all, if no project gets sanctioned, there will be no inquiry. Pradeep. एग्जैक्टली सर, हम लोग यही जानना चाहते हैं कि 2014 जनरल इलेक्शन से लेके अब तक महाराष्ट्र में क्या चेंज हुआ। द लास्ट मिनट जो उन्होंने ये कर दिया कि मैं फाइल सैंक्शन कर रहा हूँ, क्लस्टर डेवलपमेंट, हर पॉलिसी के बाद एक 6 से 8-10 महीना लगता है उस चीज को इंप्लीमेंट करने के, लोगों को गैदरिंग, मैन मशीन मूवमेंट, हर चीज को एकत्रित करने के लिए 8 से 10 महीना चलता है। एक लास्ट मिनट में आपने फाइल साइन कर लिया और देश का इकोनॉमी बदल गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द वेरी फैक्ट दैट यू हैव नॉट डन, और ये पिछले 6 महीने में कुछ ऐसा स्पेक्टेकुलर ग्रोथ कुछ हुआ ही नहीं है महाराष्ट्र में कि बीजेपी का 31% वोट शेयर कम होकर 8% हो जाए, और कांग्रेस के जो 8% है वो जाके 28 में आ जाके अटक के। It's not, nothing is there to see. Everywhere we can see job loss, no work, nothing being completed, people running out, companies shutting down, And no money in the economy, the FDI, the Right. it is not that the leaders don't realize. आप राज ठाकरे के स्पीच में आप देखो, मनसे के प्रमुख, उन्होंने कहा कि टूरिज्म बहुत विकसित हो सकता है, यू कैन डेवलप टूरिज्म लाइक एनीथिंग इन महाराष्ट्र। उनका एक उदाहरण भी दिया, जब मैं, राज ठाकरे कहता कि मैं जब चंद्रपुर में चला गया, ताडोबा रिजर्व, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, ही सेड एक ही राउंड में हमने 4-5 बाघ को देखा, टाइगर्स देखा, द टाइगर्स, दिस थिंग्स आर देयर एवरीवेयर, व्हाई कांट वी। जो उनका सेंटिमेंट्स उन्होंने इको किया था, वो पूरे विदेश से लोग मुंबई आते हैं और मुंबई से पूरे देश में वापस चले जाते हैं। लेकिन प्रदीप, इस विषय के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस विषय के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। याद होगा सलमान जी, आप भी वहां पर थे। प्रदीप, शायद उस दिन आप उस रात को नहीं थे, शायद मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं कि आप हमारे साथ थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं है। सुख सागर की छत के ऊपर गिरगाम चौपाटी पे गणेश विसर्जन, यानी आनंद चतुर्दशी वाले दिन, गणेश विसर्जन वाले दिन, जयंत पाटिल उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ थे और उनसे हमने यही सवाल पूछा था, यू गॉट 2.5 मिलियन पीपल राइट हियर ऑन गिरगाम चौपाटी। 25 लाख से 30 लाख लोग गिरगाम चौपाटी पर ही हैं। इस किस्म का फेस्टिवल देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं, बशर्ते कि आप उनको थोड़ी सी सैनिटेशन फैसिलिटीज अगर आज ठीक करते हैं हिंदुस्तान में, अगर टॉयलेट्स हिंदुस्तान के अगर आज क्लीन हो जाएं, तो मैं ये कहता हूं कि कोई एडिनबरा फेस्टिवल हो या मॉन्ट्रो फेस्टिवल हो या वुडस्टॉक फेस्टिवल जो हर साल मनाया जाता है 1969 की वुडस्टॉक की याद में, वहां पर लोग जाना बंद कर देंगे। ब्राजील के कार्निवल में जिस प्रकार लोग जाते हैं, वो आपके गणपति देखने के लिए, दिवाली देखने के लिए, दशहरा देखने के लिए, पूरा फेस्टिवल सीजन देखने के लिए यहां पर लोग आएंगे। उस वक्त की बात है, ये शायद 2006 की बात है, मुझे याद नहीं है, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, 2006-2007। ये जनाब जयंत पाटिल साहब, उन्होंने ये कहा, और उसके बाद विलासराव देशमुख ने खुद ने कहा कि आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है, इसके ऊपर हम पूरी डेवलपमेंट करेंगे, पूरा प्लान करेंगे, एमटीडीसी की तरफ से, महाराष्ट्र टूरिज्म की तरफ से ये डेवलप होगा। आज हम चल रहे हैं 2014 में, 8 बरस के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ आज तक ना। आप नंबर 1 बनना चाहते हैं पूरी दुनिया में और इतनी छोटी सी भी चीज नहीं कर सकते, तो लोगों में अब क्या विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी जो आएगा वो आकर के हमारी बात कर रहा है, ये प्रधानमंत्री हमारा है, हमारी बात कर रहा है। आज फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुस्लिम जो है वो एंटी बीजेपी हैं, एंटी मोदी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में मुस्लिम तबका भी जो है एक बहुत बड़ा, उन्होंने भी आकर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, ये कहते हुए कि ये कुछ करेगा। क्योंकि गुजरात के मुस्लिम जो है, चलिए 2002 को अगर आप अलग रखें, वो तो जो प्रक्रिया चल रही है, इन्वेस्टिगेटिव प्रक्रिया जो चल रही है वो चल रही है। जब हर जगह पे खुशहाली होगी, प्रोस्पेरिटी होगी, अगर कोई नई सड़क बनेगी, कहीं पर पानी बिजली आएगा, तो वो क्या मुसलमान के लिए अलग होगा और हिंदू के लिए अलग होगा? यहां के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी मोदी को वोट दिया है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एग्री विद द इंडिया टुडे सर्वे दैट सेज around 145 seats for the BJP, and the week survey says 150, 155. I think I tend to agree more with the week.
I think the BJP will cross about 100, 150, 155, and we'll talk more about that in just a minute. We have to take a break. We have to take a very, very short break. We will, of course, come back right over here and talk more about exactly how much who is getting. मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 150 या 155 का भी आंकड़ा क्रॉस कर ले और कांग्रेस 25 या 30 सीट पर ही सीमित रह जाए और एनसीपी, जैसे कि हम लोगों ने पहले आपके सामने ये फिगर रखा था, वो भी शायद 20 या 25 पर ही रह जाए, यानी कांग्रेस एंड एनसीपी टुगेदर मे नॉट क्रॉस 50. That really might happen. We got to take a break. We'll come back in just a minute. Don't go away. Right, you're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and you're watching me, of course, on Lemon News. That's right, you're watching me on Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj. And do send in your mails on Inside Story at lemonnews.com. और मैं वादा करता हूँ, आज के शो के पहले, ख़त्म होने के पहले, मैं आपके मेल्स भी पढ़ूंगा. जैसा कि मैंने कहा ब्रेक लेने के पहले, एक सर्वे के मुताबिक, एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 154 या 155 सीटें मिल रही हैं. याद रखें, इसी शो में यहीं पर हम लोगों ने यही कहा था आपको कि अगर भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा क्रॉस करती है तो वो 155 या 160 पे ही जाके रुकेगी. ये यहीं पर कहा गया था इसी शो में. और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस 30 के करीब सीटें क्रॉस करती हुई नहीं दिख रही है और एनसीपी 25 के करीब सीटें क्रॉस करती हुई नहीं दिख रही है. यानी दोनों मिलाकर के बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस और राष्ट्रवादी को 50 या 55 का आंकड़ा क्रॉस करना. कहने का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस एक बार फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की पोस्ट से वंचित रह जाएगी. यह पोस्ट जाएगी शिवसेना को, जो शिवसेना 47 यानी 47 से 55 सीट्स लेती हुई दिख रही है. We'll talk a bit more about this, but first the headlines. Let's take a look at the headlines again and then we'll talk some more about who is getting what in Maharashtra, looking at the voting trends, looking at how the people have voted and looking at the large turnout that there has been in Maharashtra. We are looking at a clean sweep for the BJP. But let's look at the headlines first. सियासी सुरमाओं की किस्मत हुई ईवीएम में कैद. महाराष्ट्र और हरियाणा में शांतिपूर्ण हुआ मतदान. 19 अक्टूबर को होंगे चुनाव परिणाम घोषित. लिंगायत धर्मगुरु का शर्मनाक बयान. कहा, लड़कियों के चुस्त कपड़े रेप के लिए उकसाते हैं. बोले, लीगल हो वेश्यावृत्ति. आसाराम बापू को नहीं मिली बेल. जांच के लिए लाया जाएगा आसाराम को दिल्ली. अमेरिका ने कसी आईएसआईएस के खिलाफ कमर. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बोले, लंबा चलेगा आईएसआईएस के खिलाफ अभियान. और बांग्लादेश से दिलाया भारत को भरोसा. कहा, भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं होने देगा अपनी जमीन इस्तेमाल. एक बार फिर आपको बता दें, जो एग्जिट पोल्स हमारे पास आ रही हैं और जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं पूरे महाराष्ट्र से, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप है. उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 150 से 160 सीट्स मिले. I wouldn't be surprised if they get a little bit more as well. The Congress will finish off somewhere between 25 to 40. As far as the NCP is concerned, anywhere between 25 to 30. So which means both of them together may add up to anywhere between 50 to 70 seats. As far as the Shiv Sena is concerned, anywhere between 47 to 60 seats. That's what we are getting. Now, let's take a look at the voting so far. जो voting pattern है उसके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन अब तक किस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है महाराष्ट्र में, वो जरा देख लें और उसके बाद
हम फिर बात करेंगे प्रदीप नाम्बियार से, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार, एक्टिविस्ट और वरिष्ठ पत्रकार और लेमन न्यूज़ के संपादक सैयद सलमान से। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द वोटिंग सो फार इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस बार के विधानसभा चुनाव काफी अहम माने गए। सभी पार्टियां अकेले दम पर मैदान में थीं, लिहाजा मुकाबला काफी रोचक था। माना जाने लगा कि महाराष्ट्र में पंचकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी के चलते जनता ने भी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए घंटों लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने भी जनता पर अपना भरोसा जताया। प्रत्याशियों ने उम्मीद जताई कि जनता ने उन्हीं के हक में फैसला किया है। अच्छा वातावरण है, लोगों में उत्साह है, लोग घर से निकल रहे हैं। अभी तक 10% से ज़्यादा 10% से ज़्यादा मतदान हो चुका है और लोग एकदम निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं और एक अच्छा वातावरण है। और हमें लगता है कि मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम में सियासी सूरमाओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत तमाम सियासी दिग्गज अपने मत का प्रयोग करने पोलिंग बूथ तक पहुंचे। वहीं मतदान करने आए इन सियासी दिग्गजों ने अपने विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। देश की जनता और उसके साथ साथ महाराष्ट्र की जनता भी देश की जनता के साथ है। महाराष्ट्र के कांग्रेस एनसीपी सरकार से यहाँ की जनता दुखी है, परिवर्तन चाहती है और बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। देखो, सामना में उनको टीका करने का भी अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, पर हम इतना ही कहते कि हमारा सम्मान नहीं किया तो चलेगा। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश के आइकॉन है और दुनिया में उनको सम्मान है। उनके बारे में इस प्रकार से अपमानजनक दिखना, ये निश्चित रूप से बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहरहाल इन तमाम सियासी सूरमाओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने किसके हक में फैसला किया है, इसका पता तो 19 अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणामों के बाद ही चलेगा। 19 अक्टूबर को चुनाव परिणाम के बाद ही पता लगेगा कि महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़, मुंबई। Right. And at the moment with us, once again, we've got activist, advocate Pradeep Nambiar with us and editor of Lemon News, Syed Salman also with us. प्रदीप, पहले आप बताएं, जो अभी मैंने एग्जिट पोल्स के फिगर आपको बताए, क्या आप उससे सहमत हैं? आप बताएं। एग्जैक्टली सर, वेरी मच टोटली सहमत इसलिए हूं कि वो वोटिंग जो शेयर है 31% का, आई डोंट फाइंड इट फॉलिंग डाउन एट एनी कॉज, आई ओनली फाइंड इट इंक्रीजिंग बिकॉज 31% में महाराष्ट्र स्वीप कर दिया था उन्होंने, beyond expectations of BJP itself in Maharashtra. They got 43 seats, right? Yes. Shiv Sena was in the body together. They got yes. 43 seats out of 48 yes, they were struggling. I mean, elections. It was total of whitewash and 31%. And if you see, adding the lackluster campaign of Congress and the NCP, disillusion, there's no morale. The morale was broken down. Dud campaign, not a proper campaign. The stalwarts of Congress not campaigning. This is only adding to the misfortunes of the particular parties. So that particular percentage stays, and if you are looking at that particular percentage, Congress has lost around 60% of the vote share. So if you're talking about 82, you're exactly the figure आपने बोला 30 plus minus वही कांग्रेस को दिखता है. NCP in the last 2009 was around 17%. If you look at the 50% fall in NCP's vote share as it seems to be now, you're maybe talking 25, maybe exactly 25, around right. 25, same around 25 to 30 is what NCP is going to get. So these things remain the same. The only thing, the BJP's vote share probably remains the same, and the ruling front, that is Congress and NCP, only find diminishing returns. I mean, their entire vote share is diminishing, lackluster campaigns, a couple of various misfortune incidences. But if you look at the other things, sir, last time there were 30 independents. Now That's ये right. the 30 independents है जो कुछ भी हो इधर उधर वो जीत के आते हैं हमेशा. Now this has been when you interviewed Sharad Pawar ji, तब मुझे याद है कि उनका कहना कि जो independents के they usually also decided a lot of things, but that was when about marginally here and there. But And there was when no you're talking Modi. about- There was no Modi. at there was that no time. Modi effect. Now this is interesting to see what happens to these independents, how ये उनके इलाका में constituencies में कैसे वो voting pattern होगा. That will be very interesting to gauge. Right, प्रदीप, सलमान आप बताएं जी
ये जो आंकड़े अभी अभी जो सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल्स को लेकर के, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, मुंबई से, हर जगह से, मुझको तो ऐसा लग रहा है अगर ये रिपोर्ट्स ठीक हैं, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, दिस इज द राइटर, इफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, अगर ये रिपोर्ट्स ठीक हैं या ये तो फिर विश्लेषण ये बनता है कि 36 में से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को 25 या 30 सीटें भी आ सकती हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब कि शिवसेना का भी सफाया। सलमान सर, एक जब दोनों अलग हुए, मतदाताओं को ये लगने लगा कि अब सरकार अकेले की बन सकती है। अभी पिछले दिनों, जैसा प्रदीप ने कहा कि पिछले दिनों जब लोकसभा के वोटिंग का पैटर्न देखा जाए तो लोगों को ये लगा, और परिवर्तन जिसने पहली बार जो नए मतदाता थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़े, वो मतदाता जो कांग्रेस से जिनका मोह भंग हुआ, एनसीपी से जिनका मोह भंग हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ जुड़े, नरेंद्र मोदी के नाम पर इकट्ठा हुए, जब उन्हें लगने लगा कि अब वो परिवर्तन ला सकते हैं, केंद्र में इतना बड़ा परिवर्तन वो ला सकते हैं, तो उन्हें लगा महाराष्ट्र में भी परिवर्तन लाने की अगर ज़रूरत पड़ रही है और हम ला सकते हैं, तो इतनी जल्दी कुछ बदला नहीं है, चलिए परिवर्तन ही कर लिया जाए। और परिवर्तन कौन कर सकता है? उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सलमान दूसरी चीज़ जो प्रदीप ने मेंशन किया और जिसके बारे में हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि भले वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, हम अभी शिवसेना की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही हथियार डाल दिए, लगे ऐसा रहा है। मतलब कि कांग्रेस ने तो कैंपेन तक नहीं करी। पहली बार मैंने देखा है कि किसी भी चुनाव में कांग्रेस ने असल में कोई कैंपेन नहीं करी है। राहुल गांधी सिर्फ 1 या 2 रैली एड्रेस करके, सोनिया गांधी 1 रैली एड्रेस करके और वो वापस चले गए। मतलब कि जो शिवाजी पार्क के ऊपर जो उनकी ट्रेडिशनल रैली थी, चलिए शिवाजी पार्क के ऊपर हो सकता है कि इस बार उनको परमिशन ना मिली हो, लेकिन दादर के ऊपर रैली कर सकते थे, कहीं और कर सकते थे, आजाद मैदान में कर सकते थे, बीकेसी में कर सकते थे। और पिछले चुनाव में अगर आपको याद होगा, और उसके पहले चुनाव में सोनिया गांधी की जब रैली हुई थी, कांग्रेस ने हर जगह पर यह डुगडुगी बजाई थी कि सोनिया गांधी की रैली में जितने लोग थे वो बाला साहब ठाकरे की दशहरा रैली से भी ज्यादा थे। आज तक कभी इतनी बड़ी रैली किसी ने देखी नहीं। ये कांग्रेस ने डुगडुगी हर जगह बजाई थी। लिहाजा सोनिया गांधी का यहां पर रैली ना करना, यानी मुंबई में रैली ना करना, साफ तौर से दर्शाता है कि कांग्रेस मैदान में उतरने के पहले ही हार मान चुकी थी। बताएं। बिल्कुल उसी तरह का मामला था जिस तरह लोकसभा में इन्होंने हथियार डाल रखे थे। बेमन से इनका कुछ मूड नहीं था पृथ्वीराज चौहान का यहाँ मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन चूंकि हाईकमान ने यहाँ भेजा था तो ये बेमन से आए थे। बेमन से इन्हें लगा कि यहाँ कहाँ फंसा दिया गया हूँ। वो खुद कराड़ में जिस तरह से उनकी घेरेबंदी की गई है, काका पाटिल, अजिंक्य पाटिल वगैरह ने जिस तरह से उनको घेर रखा है, और हो सकता है वो भी हार जाएं। हो सकता है कि अजिंक्य पाटिल जीत जाए जी, कोई बड़ी बात नहीं है जी। जिस तरह के माहौल वहां बना दिया गया, घेर दिया गया, तो पृथ्वीराज चौहान के दम पर जब ये चुनाव लड़ने उतरे तो आधा मॉरल तो पूरे कांग्रेसियों का वही डाउन हो गया कि एक व्यक्ति जो कभी मास लीडर नहीं रहा, उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो व्यक्ति जो कभी इजी अवेलेबल नहीं रहा। सर विलासराव देशमुख, नारायण राणे, अशोक चौहान जैसे लोग जब बैठते थे मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर, तो आम कार्यकर्ता उन तक पहुंच रखता था, वो पहुंच सकता था कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री को कराड़ में बिल्कुल घेर लिया जी प्रदीप। यस, आपको याद होगा, जहां तक शरद पवार जी का प्रश्न है, शरद पवार जी अपने क्षेत्र में रैली तक एड्रेस करने नहीं जाया करते थे। वो ये बोला करते थे कि इतने सालों की सेवा के बाद अगर आज भी मुझे जाकर के बारामती में भाषण देना पड़ेगा तो फिर तो मेरा हारना ही अच्छा है, और उसके बावजूद जीत के आया करते थे। ये होता है वर्चस्व, ये होती है पकड़। जी बताएं सर। इफ यू सी व्हाट हैपेंड, जो होता रहा और अब जो हुआ, ये पहले बार मोदी हैज एंटर्ड शरद पवार्स बैशन, दैट इज बारामती। वहां सवाल लेने के बाद और उसके मीडिया कवरेज के बाद जो चीज सामने आई कि पानी नहीं मिल रहा, लाइट नहीं है, ये पहले उजागर हो, इट वाज नेवर कम इन द ओपन। ये था कि शरद पवार जी के हैं ये बैशन और कोई जीत नहीं सकता, ये वही पर जीतेंगे। आज पहली बार किसी नेशनल लीडर ने वहां जाकर सवाल लिया, एंड आफ्टर यू सी द क्राउड्स, Right. The crowd, the response that Modi got in Baramati is phenomenal. I mean, there's nothing to praise because everything was on television. Every media covered it. जो संख्या लोग आए थे मोदी को देखने के लिए, और उसके बाद जो जर्नलिस्ट बारामती के इंटीरियर्स में जाके जब असली वस्तुस्थिति उनको सामने आया कि there's no light, there's no drinking water, endless problems. Now ये चीज, so what happens Baramati is equally going to be interesting कि अब जो उनके गढ़ थे वहां पर क्या। इफ यू लुक एट द अदर थिंग्स, जो व्हाट मोटिवेट्स द पीपल एंड द स्टैंडर्ड
मोदी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट प्रोग्रेस, मोदी टॉक्ड अबाउट गेटिंग जॉब्स, मोदी कहा कि मैं डेवलपमेंट लाऊंगा, मैं आईटी लाऊंगा, अलग अलग, और उन्हें कैसे बोलना नहीं, वो कहते भी अपने भाषण में हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, कैसे लेके आएंगे। बट इफ यू लुक एट हाउ द एनसीपी एंड द कांग्रेस लीडर्स आर रिएक्टिंग, तो उनका था कि मैं क्या कर सकता हूं, पानी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, लाइट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। You're absolutely on the button. So this is exactly what happened. If you remember, when Margaret Thatcher stood against James Callaghan, and James Callaghan kept on saying that, hey, listen, I don't have a magic wand. मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है. And whereas Margaret Thatcher appealed to the great identity, the great character, and the great history of the British people, and as a result of which, she has been till today the longest serving British Prime Minister ever. यही चीज रोनाल्ड रेगन ने करी थी अमेरिका में कि भाई यू एंट सीइंग नथिंग येट, एज फार एज यू आर कंसर्न्ड यू आर अमेरिकन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर यू आर अमेरिकन्स, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। वही चीज आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर एक को ये बोल रहा है भाई आप सबसे बाकी सब चीज भूल जाइए, आप हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होने का मतलब है दुनिया के किसी भी कोने में आप गर्व से अपना सर उठा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं उस देश से आया हूं जहां पर जिस देश के नागरिक 55 से 60% जिस देश के नागरिक सिलिकॉन वैली चलाते हैं। आज की तारीख में जो पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आज पूरा विश्व निर्भर है, 50 से 60% हिंदुस्तानी उसको चला रहे हैं। इस किस्म की भाषा हिंदुस्तान के लोगों को पसंद है। इस किस्म की भाषा दैट इज व्हाट इज द मैसेज दैट नरेंद्र मोदी इज गिविंग आउट। नरेंद्र मोदी इज गिविंग आउट अ मैसेज ऑफ होप, यानी एक उम्मीद का संदेश आया नरेंद्र मोदी से। बाकी हर जगह से, जैसे प्रदीप आपने कहा और सलमान आपने कहा, अजीत दादा पवार कहते हैं तो क्या मैं अपना पानी मतलब नहर में डालूं क्या, वो उस शब्दावली का इस्तेमाल करना यहाँ पर जरा ठीक नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट who's been he's ruling saying for that 15 years, आर पाटिल बोलते हैं कि चुनाव के पहले नहीं चुनाव के बाद रेप करना चाहिए था। इस किस्म की भाषा आर पाटिल इस्तेमाल करते हैं। और रूलर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पीपल होल्डिंग पोजीशंस ऑफ पावर इन द कॉरिडोर्स पावर। लुक एट द एरोगेंस, ये आप अहंकार देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप बिजली पानी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जब ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, 1955 के बाद मुंबई शहर में मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यह कहा जाता है सरकार के पास पैसा नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बना 1955 से लेकर के आज तक, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 150 से ज्यादा बने हैं, मोर देन 150। मतलब लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना। आई हैव अ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स ओवर हियर। One opinion poll, as I told you, conducted by Hansa for the week, has predicted 154 seats for the BJP and 47 for the Sena. This is another survey conducted by Z, along with Talim, predicted 110 seats for the BJP and about 52 for the Sena. Cicero poll for the India Today group has said that the BJP would win anywhere between 121 and 145 seats, or a range of 12 seats around the 133 mark. That would mean a gain of over 80 seats for the party from from 46 seats in 2009. Now, and as far as the Congress NCP are concerned, they are almost dead. As far as the Congress NCP are concerned, आज तक कभी वैसे ऐसा हुआ नहीं है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, महाराष्ट्र वो राज्य है जो कांग्रेस का गढ़ है, उस राज्य में कांग्रेस इस प्रकार खत्म हो जाएगी, ये किसी को विश्वास तक नहीं होता अगर ये बात आप 4 साल पहले कहते। Now, the Congress and NCP have declined completely, but the Congress and NCP will come back. मेरा ये मानना है। जहां तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस जरूर वापस आएगी 4 साल के बाद या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, क्योंकि कांग्रेस की एक अपनी छवि है महाराष्ट्र में। सबसे बड़ी तकलीफ जो होने वाली है वो शिवसेना को होने वाली है, क्योंकि अब शिवसेना क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी, उसी हिंदुत्व के आधार पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, वही मराठी मानुस के आधार पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज अगर 150 और 155 सीट लेकर के आती है तो वेयर इज द स्पेस फॉर द शिवसेना। सलमान बताएं। दोनों की कहा यह जाता रहा कि दोनों का गठबंधन विचारों के आधार पर हुआ, दोनों की सोच एक है, दोनों का नजरिया एक है, और दोनों एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब उन्हें बाड़ा साहब को ज़्यादा मानते थे जब महाराष्ट्रवासी, तब किसी भी केंद्र के बड़े नेता के मुकाबले बाड़ा साहब का कद बड़ा माना जाता था। आडवाणी जी कट्टर उनकी इमेज थी, उसके बावजूद वो बाड़ा साहब के सामने जब महाराष्ट्र में आते थे तो कहीं ना कहीं थोड़े छोटे आते थे, बौने नज़र आते थे। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कद वो सारा ग्लैमर मोदी की तरफ चला गया है, और उनके सामने उद्धव ठाकरे
थोड़े बौने नज़र आने लगे हैं। तो जब लोगों को बड़ी शख्सियत मिल जाती है, सीधे सीधे उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो उनके साथ जाएंगे। क्यों वो शिवसेना के साथ रहेंगे? शिवसेना के साथ ये प्रॉब्लम आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि जी, प्रदीप आप बताएं। बीजेपी के रूप में एक पर्याय मिल गया है। Sir, if you see the entire Marathi identity has been usurped by the BJP. आज जितने भी BJP के लीडर्स देखोगे, all top stalwart, चाहे गडकरी हो, you talk about Fadnavis, you talk about Tawde, you talk about Khadse, you talk about Sahasrabudhe, you talk of the people who come from RSS, all have strong Marathi identity. So the very fact that Shiv Sena Manse talks about Marathi identity has been taken over by the BJP. जैसे बीजेपी ने गांधी को टेक ओवर कर दिया, बीजेपी ने हर कांग्रेस के आइडेंटिटी सरदार पटेल से शुरुआत हुई, आज मनसे सरदार और पटेल से शिवसेना शुरुआत का हुई और शिवाजी गांधी महाराज को भी तक हाईजैक कर गांधी को ले लिया लिया। और मराठी आइडेंटिटी को भी हाईजैक कर लिया। जी हाँ। बिकॉज आज और सबसे छत्रपति tallest शिवाजी, leaders- सबसे बड़ी बात है छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ। यस आज आप महाराष्ट्र के सबसे टॉल लीडर्स में से आप देखोगे, दे आर वेरी वेरी ट्रूली मराठी लीडर्स हु गॉट वेरी रूट्स विद इन महाराष्ट्र। तो कोई आइडेंटिटी बचा ही नहीं है। एंड दिस entire thing was already echoing in the minds of both Raj and Uddhav when they said that BJP has to look into the center, state में देखने की जरूरत नहीं, state has to have a space for itself। आज क्या स्पेस है? वो मराठी मानुस की आइडेंटिटी भी बीजेपी हाईजैक कर लिया। So which आज means, any stalwarts- Pradeep, hang on a minute. That means that the so-called Gujarati card, that the so-called anti-Gujarat card has not worked at all. Not at लगे all. सारा है Not मुझे। at all. It had to work. It has not. Right from Sahasrabudhe, right from Tawde, you talk about any top leader from the BJP, everybody has got a Marathi and Maratha identity. So it's very difficult. Even the Sons of Soil doesn't work except in the cities. But even that is about when. और when शिवसेना should be the last party to talk about Gujarat. After all, please remember when it came to sending people into the Rajya Sabha, starting with Chandrika Kinia and ending with Mukesh Patel, the Shiv Sena sent more Gujaratis in the Rajya Sabha than anybody else. सलमान आप बताएं। सर सारे मुद्दे शिवसेना के हाथ से जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी, एक तो शिवसेना का जो शाखा स्तर का उनका नेटवर्क था, उस पूरे नेटवर्क पर आरएसएस का कैडर ज़्यादा भारी रहा और आरएसएस के लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव पॉलिटिक्स में एक एक करके लाए गए, उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन बिल्कुल सही तरीके से किया और अपने आप को साबित भी किया। उनका पर्याय बनकर वो सामने आए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को एक एक क्षेत्र में निभाया, वो चाहे विदर्भ की तरफ गडकरी रहे हो, देवेंद्र फडणवीस रहे हो, मराठवाड़ा में मुंडे जी रहे हो, और अन्य क्षेत्रों में मुंबई शहर की तरफ, कोकण की तरफ जिस तरह से तावड़े शेलार की टीम ने संभाला हो, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा नेटवर्क शिवसेना नहीं कर पाई। वो एकमात्र शख्सियत के इर्द गिर्द रही बाड़ा साहब और वो करिश्मा उद्धव साहब नहीं दिखा पाए। शायद इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेटवर्क के आधार पर, अपनी रणनीति के हिसाब से बिल्कुल अपने आप को एक पोजीशन पे लाकर और दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, प्रदीप आप बताएं, बिकॉज वी रियली हैव रन आउट ऑफ टाइम, जस्ट अ कपल ऑफ मोर वर्ड्स फ्रॉम यू जेंटलमैन। जहाँ तक शिवसेना का प्रश्न था, सबसे पहले हम मतलब 1995 के पहले अगर आप देखें, 1995 में शिवसेना पावर में आई, 1995 में सबसे पहली बार राज्य में पावर में आई। उस वक्त अगर आपको याद होगा, बाला साहब ठाकरे का खुद का बड़ा छोटा सा घर हुआ करता था कलानगर में, बहुत खूबसूरत सा घर था। साथ साथ में उनके पास जितने भी लोग आते थे वो अपनी छोटी छोटी मारुति गाड़ियों में आया करते थे। मुझे याद है, कोई मोटरसाइकिल पे आता था, कोई स्कूटर पे आता था, कुछ आता था। आज वो जो एक छोटा सा घर था कलानगर में, वो उसने एक महल का रूप ले लिया है, मातोश्री के रूप में। और वहां जो लोग आते हैं, कोई रेंज रोवर में आता है, कोई लैंड रोवर में आता है, कोई लेक्सस में आता है, कोई मर्सिडीज बेंज में आता है। लिहाजा वही शिवसेना का जो शाखा प्रमुख हुआ करता था, जो लोगों के बीच में बैठता था, जो ट्रेन में ट्रैवल करता था, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था, जो भले बाइसाइकिल हो, बेस्ट की बस हो, लोकल ट्रेन हो या कुछ भी हो, लोगों के साथ रह करके लोगों की समस्याओं का हल निकाला करता था, उसको एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट और लग्जरी कार्स उसको मिल गई। वो जिंदगी उसने व्यतीत करनी शुरू कर दी, लोगों के साथ उसका लगता है लिंक टूट गया।
प्रदीप। एग्जैक्टली सर, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने जो किया है, बोला है। बाला साहब ठाकरे वॉज द ओनली लीडर इन महाराष्ट्र जो व्यक्ति एक टैक्सी वाले को टिकट देता था, एक सब्जी वाले को टिकट देता था, एक फूल वाले को टिकट देता था और वो जीत के आता था। He was right into the homes of the most poorest of poor. That's right. महादेव देवड़े, who was poorly a cleaner in Air India, उसको पकड़ के मेयर बना दिया। बाला साहब ठाकरे could do anything. He was in the hearts of the people. रामदास कदम, गरीब व्यक्ति को रामदास कदम जो बोरीवली के मंदिर के सामने फूल बेचा करते थे, उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया। शिवसेना इज ओनली एंड बाला साहब ठाकरे इज ओनली लीडर जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वो स्टेटस प्रोवाइड कर सकता था, वो लोगों के दिल में बैठता था, लोगों के रगों में उनका आवाज था। बिकॉज छोटे से छोटा आदमी को वो नेता बनाता था, छोटे से छोटे आदमी को बड़ा बनाता था। वो एक बहुत क्वालिटी है पूरे देश में शायद किसी लीडर के पास हो। That, as you said, has disappeared. That's gone. आज सलमान, मातोश्री has become जी। gambling den. I mean, वहां पर रेट तय होता है, टिकट के लिए रेट तो था। वो बाला साहब के वो समय निकल गया जहाँ गरीब से गरीब को भी आशा था कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं नेता बन जाऊंगा। आखिरकार सलमान जी, अगर आपको याद हो, हाल ही में छगन भुजबल जी ने जो हमसे बातचीत करी, उसने सबसे पहली चीज उन्होंने यही बोली कि जहां तक बाला साहब ठाकरे का प्रश्न है, मेरे 25 साल राजनीति के बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से गुजरे हैं और कहां से कहां उठा करके बाला साहब ठाकरे ने मुझे बना दिया। नारायण राणे भी अपनी सीनियर मोमेंट्स में, अब जब मतलब उनमें इतना द्वेष नहीं रहता है, वो खुद बोलते हैं मैं क्या था और मुझको मुख्यमंत्री बना दिया। लिहाजा वो शिवसेना वापस लानी होगी उद्धव ठाकरे को, अगर उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टियों को एक क्रेडिबल चैलेंज देना है, जो कि इस वक्त मुझे नहीं लग रहा। सलमान बताएं। सर, आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। लाल बावटा जैसे संगठनों को, कम्युनिस्ट पार्टियों को खत्म करने वाली ये पार्टी थी। 1995 की सत्ता के बाद खद्दड़ पहनकर जब इनके नेता आलीशान गाड़ियों में घूमने लगे और बंगलों में रहने लगे, उसके बाद उसका जो आंदोलन करने का स्वरूप उन 5 सालों में खत्म हुआ, तो धीरे 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 खत्म होता चला गया। और बाला साहब के बाद वो आंदोलन की भूमिका निभाने वाली शिवसेना एक साधारण पार्टी की तरह बिहेव करने लगी। आम लोगों से जो उसका जुड़ाव था वो कट हुआ है। वो अगर वो दोबारा जोड़ पाए तो अब सर्वाइव कर पाएंगे, वरना शिवसेना का पर्याय भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के रूप में सामने रख दिया है। तो जब उन्हें राज्य के बजाय केंद्र का और प्रधानमंत्री के रूप में एक बड़ा नेता उन्हें अपील करता हुआ नजर आएगा, तो वो छोटे नेता के साथ क्यों नजर आएंगे? वो अपने बड़े नेता के साथ अपने आप को कनेक्ट करना ज्यादा मुनासिब समझेंगे। You heard them. Thank you gentlemen. Thank you so much. प्रदीप नंबियार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद सलमान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Right, that's it. That's all we've got for you as far as tonight's Inside Story is concerned. And we can tell you right now that according to the exit polls, the BJP is sweeping Maharashtra. Shiv Sena is coming a very distant second, मतलब काफी दूर सेकंड पोजीशन पर रहेगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के 25 से 40 सीटें आएँ। हो सकता है कि जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, even a figure of 25 is looking kind of optimistic where the NCP is concerned. That's it. That's all we've got for you. Do keep watching Lemon News. We'll of course be back over here tomorrow at the same time with some more analysis of the situation in Maharashtra. The results, of course, as you know, are on the 19th. In the meantime, keep sending in your responses, and I promise I'll read out your responses tomorrow. We've run out of time today. कल मैं आपकी mails जरूर पढ़ूंगा. Keep sending in your mails on insidestory@lemonnews.com. Bye-bye. सियासी सुरमाओं की किस्मत हुई ईवीएम में कैद। महाराष्ट्र और हरियाणा में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। 19 अक्टूबर को होंगे चुनाव परिणाम घोषित। लिंगायत धर्मगुरु का शर्मनाक बयान, कहा लड़कियों के चुस्त कपड़े रेप के लिए उकसाते हैं, बोले लीगल हो वैश्यावृत्ति। आसाराम बापू को नहीं मिली बेल, जांच के लिए लाया जाएगा आसाराम को दिल्ली। अमेरिका ने कसी आईएसआईएस के खिलाफ कमर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बोले लंबा चलेगा आईएसआईएस के खिलाफ अभियान।
और बांग्लादेश से दिलाया भारत को भरोसा, कहा भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं होने देगा अपनी जमीन इस्तेमाल।